साथियों, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ विचार क्रांति। विचार क्रांति के मंच पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान आदरणीय पवन प्रधान जी। आप एडवोकेट हैं और साथ ही नगर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भी हैं। आज उनके साथ हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय की कार्य प्रक्रिया के बारे में, साथ ही बार काउंसलिंग के बारे में, उसकी संरचना और उसकी प्रक्रिया के बारे में, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में, साथ ही महिला बाल अपराध के बारे में, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सकें। ऐसी आज की हमारी चर्चा इन विषयों पर केंद्रित रहेगी। तो आइए सबसे पहले मैं एडवोकेट साहब का हमारे इस विचार क्रांति के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। पवन जी, अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें तो न्यायपालिका में बार काउंसलिंग के बारे में सबसे अक्सर कर एक चर्चा का विषय रहता है कि बार काउंसलिंग जो होती है ये क्या है, बेसिकली ये है क्या, इसकी स्थापना कब हुई और ये कैसे कार्य करती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। सबसे पहले तो मुकेश जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस विचार को और इस मुद्दे को आपने जनता के सामने विचार क्रांति मंच से रूबरू कराने का जो मौका दिया और एक बेहतरीन मंच आपने उपलब्ध कराया। धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि एडवोकेट यानी अधिवक्ता एक पेशा है जो कि सेवा के रूप में कार्य करता है जी। पैसा कम है, सेवा ज्यादा है। जैसे जैसे अधिवक्ताओं की संख्या होती गई तो कुछ समस्याएं, कुछ मूलभूत समस्याएं जी और बार बेंच के तालमेल की समस्याएं भी सामने आने लगी। जी बिल्कुल। उसको लेकर के 1961 में एडवोकेट एक्ट के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। जी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक विधायी संस्था है, स्वायत्तशासी संस्था है जो स्ववित्त पोषित है, अपने रूप में कार्य करती है। जी। भारत में जो कानूनी शिक्षा है जी। और जो पेशेवर है, जी। जो एडवोकेट के रूप में नामांकन होने के बाद इस व्यवसाय में आते हैं, जी। उन दोनों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, जी। उनको बेहतर कैसे बनाया जाए, उस विषय पर ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया कार्य करती है। तो इसके कुछ नियम है, इसकी कुछ कार्य प्रणाली, कुछ इस प्रकार का कुछ है इसका? बिल्कुल है जी। 61 के तहत ही राज्य बार काउंसिलों की स्थापना की गई थी। अच्छा, पहले केंद्र की हुई, उसके बाद में राज्यों की बार काउंसिलिंग बनी। साथ साथ ही हुई है जी। अच्छा। ऑल इंडिया की और स्टेट बार की। जी। तो पहले जो स्टेट बार काउंसिल हैं, जी। तो वहां से जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और अपनी कार्यकारिणी टीम बनाते जी। हैं, उसके बाद एक एक सदस्य जी। प्रत्येक बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से जी। या अदर स्टेट से जी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए जी। चुने जाते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष जी। और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जी। उनमें 2 मनोनीत सदस्य हैं, जी। महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल। जी। इन सब को मिलाकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। जिनमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष मिलकर इस संस्था को चलाते हैं। जैसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, कि जो लोग कानून की शिक्षा देंगे उनको मान्यता देना, कानून के विषय पर किन चीजों को रखना है, यानी एक पाठ्यक्रम तैयार करना। जी। वकील साहब, यदि अधीनस्थ न्यायालयों की बात करें तो तीसरे स्तर पर ये अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो यहाँ भी जैसे कि अभी आपके चुनाव हुए और आप वहाँ पर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, तो इसका भी संचालन वहीं से होता है, राज्य बार काउंसिलिंग से होता है? जी बिल्कुल होता है। वहाँ से मान्यता बार काउंसिल को बार काउंसिल जो हमारी स्थानीय बार हैं, जी। नगर है, डीग है, जिस भी जिले में जहाँ जहाँ भी हैं अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर जहाँ जहाँ भी न्यायालय संचालित हैं, वहाँ जो बार एसोसिएशन बनी हुई हैं वो अपनी कार्यकारिणी का, अपने संघ का और अपने विधान का निर्माण करती हैं, गठन करती हैं। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो वहाँ से अपन को मान्यता मिलती है और पंजीयन क्रमांक मिलता है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो अधीनस्थ न्यायालयों में जो अभिभाषक संघ जो होता है
ये वकीलों की जो मांगे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको उठाने का काम करता है। पब्लिक के से जुड़े हुए मुद्दों के संबंध में भी ये जो संघ होता है वो काम करता है क्या? पब्लिक और वकील दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है जी। लेकिन अगर समस्याएं ऐसी होती हैं तो एडवोकेट्स पब्लिक की समस्या, बेसिकली तो हम लड़ते पब्लिक की समस्याओं के लिए ही हैं। जी जी। चाहे अपराध हो, चाहे कोई जमीनी विवाद जिसे हम सिविल दायरे में ले जाते हैं, जी जी। या अपन किसान परिवेश से हैं तो खेतों के जो विवाद जो राजस्व कानून के अंतर्गत आते हैं, जी। बेसिकली उन्हीं लोगों की समस्याओं को हम प्रेजेंट करते हैं। जी। तो और कहना चाहिए कि ये जो मूल रूप से है वकीलों की जो समस्याएं हैं, जो कहना चाहिए पब्लिक के लिए जो काम कर रहे हैं वकील, और वो काम सभी तभी ढंग से कर पाएंगे जब उनके सामने कोई समस्या नहीं होंगी। तो उनकी समस्याओं को देखने का काम जो है वो अभिभाषक संघ करता है। बाकी वकील तो लोगों की समस्याओं का निपटान करते हैं। वकील साहब, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक बात करें कि एक लोक अदालत चलती है जी, ये लोक अदालत की संरचना जो हुई है ये किस परिप्रेक्ष्य में हुई है और इसका काम क्या है? किसी में बताना चाहता हूं कि अपन आजादी से पहले चलें थोड़ा सा जी। या जो अपना ग्रामीण जो माहौल था उसकी तरफ अपन चलते हैं। जी। तो चौपालें लगती थी गांवों पे। जी बिल्कुल। सर्दियों में अलावों पे बैठ के लोग पंचायतें करते थे। जी। और वहाँ जो अपने परिवार के, समाज के या जो भी विवाद होते थे वहाँ निपटारा होता था। जी। तो उस अवधारणा को लेकर, क्योंकि आज की जो न्यायिक प्रक्रिया है थोड़ी लेंदी भी हो गई है, क्योंकि अदालतों में मामलों के अंबार लगे हुए जी हैं बिल्कुल। और कुछ महंगाई के कारण महंगी भी हो गई है। जी। वकीलों की फीस भी है, अन्य एक्सपेंसेज हैं, कागज के जी। फीस वगैरह जो न्यायालय की है। जी। तो उस अवधारणा को देखते हुए एक तरफ हम चाहते हैं कि लोगों को सहज, सुलभ और सस्ता न्याय मिले, लेकिन अगर अपन कानून की तरफ उधर जाते हैं जी। तो वहाँ थोड़ी सी देरी भी हो रही है और महंगा भी पड़ रहा है, लोगों को पैसा भी ज्यादा हर एक खर्च हो रहा व्यक्ति है। की पहुंच भी नहीं हाँ, हो हर पाती है। आम आदमी की वो पहुंच से बाहर भी होता है। स्थिति में आ जाते हैं। उस अवधारणा को साकार करने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया था, ताकि मामले कोर्ट तक ना पहुंच पाए और वो कोर्ट के उससे बाहर ही पहले लोक अदालतों में समाधान। लोक अदालत जिस नाम से ही है, लोगों की अदालत, जहाँ 4-5 लोग बैठ के किसी भी विवाद को शांति से और हम कहें कि निःशुल्क तौर पर बिना खर्चे के उसको निपटाएं। तो उस अवधारणा को साकार करने के लिए लोक अदालत का 1987 में देश में गठन किया गया। जो विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया उसके अंतर्गत ये लोक अदालतें लगती हैं और एक साल में 4 लोक अदालतों का लगाने का प्रावधान आयोजन होता है, जिसमें एक जिले स्तर पर लगभग हजारों की संख्या में मामले निपट रहे हैं। और जो ये अवधारणा है हमारी सहज, सुलभ और सस्ता न्याय, वो साकार होता दिखाई दिख रहा है। लोगों के खर्चे भी बच रहे हैं। इसमें एक विशेष बात और है कि इस का निर्णय जो लोक अदालत का है, क्योंकि आपसी समझाइश से होता है, दोनों पक्ष बैठ करके करते हैं, किसी की हार जीत नहीं होती। इसमें मुख्य मुद्दा दोनों की जीत होती है और हम कहेंगे कि इसमें कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात निःशुल्क है। और दूसरा, इसके निर्णय के बाद कोई अपील नहीं है, ये भी कोई अपील नहीं है, ये अंतिम निर्णय है। क्योंकि दोनों पक्ष राजी हुए हैं और न्यायिक अधिकारी और जो भी मेंबर्स हैं उसके उनके सामने हुआ है। जब दोनों लोग एक साथ मिलकर निपटारा कर रहे हैं तो फिर उसकी अपील सहमति से न्याय हो रहा है। एक तरह म्यूचुअल कहें कि वो वहाँ पर म्यूचुअल जजमेंट आ रहा है और आगे जाने की कोई स्थिति नहीं है। तो वो अंतिम निर्णय है। जी। तो ये काफी अच्छा कहा जाएगा, बहुत अच्छा है आज की तारीख में। और सरकार ये सरकार के अधीन काम कर रही है, विधिक सेवा प्राधिकरण, और इसके अंदर हम लोगों की जागरूकता के लिए जो एक वाहन बनाया गया है वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाता है और इसका प्रचार प्रसार करके अवेयरनेस कार्यक्रम इस प्रकार से चल रहा है ताकि लोग उससे जुड़े। और एक विशेष खास बात और है इसमें कि जो लोग असहाय हैं या वकील नहीं कर पा रहे हैं या न्यायालय की पहुंच से बाहर हो रहे हैं, उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था भी करके दे। ये भी काफी सराहनीय है, बहुत ज्यादा सराहनीय इस दौर में, क्योंकि हर व्यक्ति सक्षम नहीं है कि वो वकीलों का जो खर्चा है उसे वहन कर सके। इसमें कुछ मापदंड है कि 2.5 लाख से कम जिसकी इनकम है
वो वहाँ आवेदन कर सकता है। जी। अगर कोई महिला है जी। वो आवेदन कर सकती है, जी। कोई विकलांग है। जी। तो इस तरीके के लोग जो न्याय नहीं मिल पा रहा है अगर अपनी अक्षमता के कारण, जी। मुख्य रूप से तो आजकल अक्षमता आपकी पैसे की रह गई है, तो वहां आप आवेदन न्यायालय में लगाएंगे, आपको निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा, वो आपकी पैरवी करेगा। जी। तो अच्छा वकील साहब, अब अपनी बात को यदि आप आगे बढ़ाएं तो आजकल देखने में आ रहा है कि बाल अपराध जो है वो बहुत तेजी से घटित हो रहे हैं और बाल अपराधों में अदालतों के पास भी इतना सारा मैटर है कि वो निपटान नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बाल अपराध होने के पीछे क्या मानसिकता है ऐसे लोगों की, और जिनके साथ बाल अपराध हो रहा है उन्हें क्या एक्शन फौरी तौर पर लेना चाहिए जिससे कि उनके साथ न्याय हो। देखिए सर, बाल अपराध एक तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जी। और सरकार ने जो मानक तय कर रखे हैं कि 18 वर्ष की आयु तक अपन बच्चा ही मान रहे हैं, बालक मान रहे हैं, अवयस्क। तो 18 साल से जो कम उम्र के जो भी लोग हैं या जो बच्चे हैं, उनके साथ कोई भी अपराध घटित होता है वो बाल अपराध के तहत आ रहा है। अब बाल अपराध की श्रेणियां हो रही हैं, बाल श्रम कराया जा रहा है, एक बाल श्रम मंत्रालय भी काम कर रहा है इनके लिए, वो भी एक तरीके का अपराध है। होटलों पर या किसी दुकान पर अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो उसके तहत भी कानून है। तो ये कौन सी उम्र तक बच्चे काम कर सकते हैं? 14 साल से या 14 साल से अधिक कौन सी उम्र तक बच्चे काम कर सकते हैं? 18 के बाद। 18 के बाद जी। 18 से पहले कोई बच्चा 18 किसी भी से काम पे पहले काम नहीं कर सकता है। काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, काम क्यों करने पड़, परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, परिवार असक्षम हो गए हैं, आर्थिक संकट उत्पन्न तो हो उनकी गए वजह हैं, से उन्हें करना पड़ता है, उनको करना पड़ रहा लेकिन है। वो बाल अपराध की श्रेणी में ही कहा जाएगा। अगर वो कर रहा है तो उसका बचपना खो रहा है। जी। जो सपने अगर हम देख रहे हैं वो सपने खो रहे हैं, इसलिए सरकार को मजबूरन इन चीजों पे कानून भी बनाना पड़ा और उसके लिए वो तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। शिक्षा की जो निःशुल्क व्यवस्था की है इसी आधार पर की गई है। तो ऐसे बच्चों को मुक्त कराने के बाद में तो उनके लिए शिक्षा के लिए निःशुल्क व्यवस्था, तो कोर्ट के माध्यम से कोई व्यवस्था होती है कि जहां से वो बच्चे मुक्त कराए गए हैं उनको कोर्ट या वकील जो है वो निःशुल्क स्थल वहां शिक्षा के लिए भेज सके? कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अनाथ होते हैं, जिनका कोई भी नहीं होता है। एक तो है कि साहब अगर कोई सूचना मिलती है जी। अभिभाषक संघ को मिले या न्यायालय को किसी भी माध्यम से, तो प्रॉपर रूप से हम लोग काम करते हैं। जी। अब जानकारी के अभाव में क्या हो रहा है साहब, उसके संबंध में तो नहीं कहा जा सकता। असमंजस की स्थिति बनी रहती है। जब तक मामला संज्ञान में नहीं आता, अपन पुलिस को भी इत्तला देते हैं तो पुलिस भी वहां पहुंचती है और उनको मुक्त कराती है, और बाल गृह भी बनाए हुए हैं सरकार के द्वारा, वहां उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। सुधार की भी उनकी व्यवस्था, अगर कोई बच्चा अपराध में लिप्त है, मान लो नशेबाजी कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। बाल जो संप्रेषण गृह बनाए गए हैं, वयस्क लोगों के लिए तो अपन ने जेल कह दिया उनको, तो वहां उनको वहां रखा जाता है। उनके लिए मनोरंजन के साधन हैं, टीवी भी लगाई गई हैं, खिलौने भी रखे गए हैं, और एक बच्चे की तरह जो खान पान की व्यवस्था है, मतलब वहाँ एक तरीके से गार्जियंस के रूप में वो पारिवारिक माहौल देकर से उसको पालन पोषण करके उसे सुधारने का वहाँ प्रयास किया जाए। जी। अगली चीज वकील साहब, अपन महिला अपराधों के बारे में करेंगे। महिला अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? इनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्या होना चाहिए इसमें? एक तो क्या है कि हो भी रहे हैं, फिर उसके बाद सजा भी हो रही है, उसके बावजूद भी महिला अपराध जो वो तेजी से हो रहे हैं, तो कहाँ फॉल्ट है? जुडिशरी का फॉल्ट है या फिर कानून व्यवस्था का फॉल्ट है या फिर समाज में ही कहीं कोई फॉल्ट है? आप क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए मुकेश जी, महिला अपराध दो श्रेणियों में बटा हुआ है। एक अपराध वो जो महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है जी। वो तो महिला अपराध की श्रेणी में आ रहा है। जी। एक महिलाओं के ऊपर अगर कोई भी अपराध हो रहा है तो उसको हमने महिला हिंसा की श्रेणी में रखा गया। जी बिल्कुल, कानून के अनुसार। जी। और दोनों में ही प्रावधान है कि अगर आपसे भी कोई अपराध महिला कर रही है तो उसके लिए भी कानून है, आप पुलिस में जाएं, आप कोर्ट के अंदर जाएं, उनको सजा दिलाएं। जी। दूसरा, अगर कोई महिला प्रताड़ना का शिकार हो रही है जी। तो उनको भी कानून बनाए हुए हैं कि आप न्यायालय में जाएं, आप पुलिस थाने में जाएं और अपने हक के लिए, सुरक्षा के लिए लड़े जाकर। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया कि कोई महिला घर के अंदर प्रताड़ित हो रही है या कोई दहेज के माध्यम से प्रताड़ित हो रही है या आजकल वर्क स्थलों पर अगर अपन सीधे शब्दों में कहें तो सेक्सुअल हरेसमेंट का शिकार हो रही है। जी बिल्कुल।
ये तो अपनी महिला हिंसा है। इसका जो मुख्य कारण है जी वो अपन देखें साइको के अनुसार तो एक मनोवृत्ति है। जी कुछ विकार हमारे अंदर जो उत्पन्न होते हैं वो हमसे अपराध करा रहे हैं। अपराध कब कम होंगे? जब हमारी मनोवृत्ति को हम कहीं ना कहीं सुधार में लाएंगे, शुद्ध करेंगे। विचारधारा हमारी शुद्ध होगी। जी तो उस पे काम करना है। अवेयरनेस दोनों जगह लानी है, जी समाज में भी और महिलाओं को भी। जी उनको तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना होगा। तब जाकर के कहीं सामंजस्य की स्थिति बनेगी। और मेरा तो एक निवेदन थोड़ा सा लीक से हटके है मुकेश जी, जी कि शिक्षा की बजाय अगर हम संस्कारों पर ध्यान दे जाएं जी तो हम बेहतर परिणाम पा सकते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, यदि संस्कार यदि अच्छे होंगे तो बच्चा उस दिशा में जाएगा ही नहीं। उससे वो अपने आप ही वहाँ की तरफ मूव भी नहीं करेगा यदि उसका पालन पोषण संस्कार उसके अच्छे होंगे। क्योंकि शिक्षा तो आज का जो दौर है वो एक पैसे कमाने के लिए एक मेंटेलिटी हमारी बन गई है कि हमें व्यवसाय करना है। वो किसी भी रूप में करें, चाहे तो सरकारी नौकरी के रूप में करें या अपने बिजनेस के रूप में करें, या कोई भी अपन पेशा अपनाएं, तो हम ज्यादा से ज्यादा धनार्जन करना चाहते हैं। वहाँ हमारी मनोवृत्ति काम करती है कि कई बार हम गलत तरीके से कमाते हैं। तो मेरा कहना यह कि अगर हम संस्कार की बात अगर आए तो वो ज्यादा कारगर होगी बजाय किसी और चीज के। संस्कार सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि शिक्षा तो शिक्षित तो हो गए जी बिल्कुल, लेकिन बस यहाँ जो कमी आ रही है और वो हमारी मनोवृत्ति, और वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये दूसरी बात आप करें कि न्यायालयों में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जी वो समय इसलिए लग रहा है कि आप अगर न्यायालय किसी मामले को लेकर गए जी तो आपका तो एक मामला हुआ, जी लेकिन पूरे इलाके के वहाँ मामलों हजारों 2000 की श्रेणी में लगे हुए हैं और प्रतिदिन अधिकतम 100 तक फाइलें निपटाई के सुनवाई हो सकती है, निपटारा तो बाद की बात है। जी तो उनमें एक फाइल पे कितना समय लगेगा आप आकलन कर लो। सुबह 10 से कोर्ट और शाम 5 बजे तक के इस बीच। पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस विषय पर स्वयं भी वो जागरूक रहा है और उसने कई बार इस पर कहें कि एक्शन संज्ञान लिया है कि सभी हाई कोर्ट्स में जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा पेंडिंग में हैं और वो जल्दी निपटाए जाने चाहिए। ये चिंता का विषय तो है ही है। ये बिल्कुल समय समय पे गाइडलाइन आती है कि 10 वर्ष से ज्यादा जो मामले चल रहे हैं उनको जल्दी निपटाया जाए। 5 वर्ष से जो ऊपर हो गए हैं उनको निपटाया किया जाए। सरकार और कानून तो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर रही है, लेकिन थोड़ी सी हमारे जो देश के अंदर पूरी समस्या शिक्षा की भी है और संसाधनों की जो कमी है, ये सबसे बड़ी जो कमी है। मूल जिस उद्देश्य को लेकर के कोई कानून बनाए या अपन कोई योजना बनाए वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए इन सब चीजों में देरी स्वाभाविक है। जी अच्छा वकील साहब, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अक्सर कर वकालत के पैसे पर एक प्रश्न लगाया जाता है या फिर कहेंगे कि कमेंट किया जाता है कि वकील जो होते हैं वो झूठ के साथ में उनका तालमेल बहुत ज्यादा है। वो झूठ बहुत बोलते हैं और वो ही इन केसों को पेंडिंग भी करते हैं। जहां न्याय होना चाहिए वहां न्याय नहीं होने देते, मतलब वो झूठ का खा रहे हैं। वो ये इस तरह का एक कमेंट जो है वकीलों पर लगाया जाता है, कहा जाता है। इस बात से आप कितना इत्मीनान रखते हैं, आप कितना सहमत है इस बात से? मैं धन्यवाद दूंगा मुकेश जी आपको इस सवाल के लिए, क्योंकि हम रोज न्यायालय जाते हैं और बाहर समाज में भी बैठते हैं। तो इस सवाल का अक्सर हम लोगों को हास्य में मजाक में सामना करना जी बिल्कुल पड़ता है। कोर्ट में भी कई बार जो पक्षकार हैं वो भी इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो झूठ है, वकील या अधिवक्ता कुछ नहीं बोलता। जो भी पक्षकार है उसके साथ जो भी मामला घटित हुआ है, अपराध हुआ है या सिविल नेचर है, रेवेन्यू है, जिस मामले को वो लेकर के अधिवक्ता के पास आए हैं जी, तो उन लोगों ने यानी पक्षकार ने जैसा अपने अधिवक्ता को बताया वो सारी चीजें वकील साहब नोट करते हैं और उनके अनुसार अपनी प्रोसीडिंग आगे बढ़वाते हैं। चाहे तो वो फाइल तैयार करनी हो, चाहे बयान कराने हो या अपने आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने रखने हो। तो स्वयं किसी चीज को परखने की जो बात है, नैतिक मूल्यों की जो बात है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वकालत में केवल तर्क ज्यादा हावी होता है बजाय नैतिकता के, नैतिक मूल्यों के, कि उस चीज की सच्चाई को परखा जा सके? देखिए मुकेश जी, हमारे जो एडवोकेट एक्ट है उसमें हमें सीधा सीधा निर्देश है कि आपको तो अपने पक्षकार की बात रखनी है। जो कानून का जो निर्माण हुआ है, आप स्वयं भी न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर आपका कोई मामला है तो ऐसा नहीं है कि वकील ही रखे मामले, लेकिन अन्य लोग
स्वयं के अलावा नहीं कर सकते आप इसको। आप मतलब व्यवसाय के रूप में नहीं अपना सकते। आपका स्वयं का केस है तो आप स्वयं जाके लड़ सकते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप वकील करें। कहीं भी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं। एक आम आदमी अपना मामला रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, लेकिन वो स्वयं का होना चाहिए। स्वयं का होना चाहिए। लेकिन जहाँ जागरूकता का अभाव है, कानून की जानकारी का अभाव कानून है, की पेचीदगियां ऐसी होती हैं कि हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो वो अपनी बात वहां नहीं रख पाते। जी। पक्षकार की बात को सरल तरीके से, सुंदर तरीके से और एक प्रभावी तरीके से न्यायालय के अंदर पेश करना वकील का कर्तव्य है। और अपने पक्षकार की रक्षा करना, अब हमें नहीं पता और ना हमें इस बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या अपराध करके आया है। सच्चाई तो न्यायालय तय करेगी, आपके एविडेंस तय करेंगे। हम तो जो कानून का पेशा है, हमें तो इस बात से मतलब होता है प्रथम दृष्टया कि आपने बताया कि साहब मुझे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि मैं तो उस जगह ये उपस्थित नहीं था। तो हमें आपकी जो बात है उसको लेकर के और कानून के माध्यम से कि किन किन सेक्शनों में हमें आपकी बात रखनी है, किस सेक्शन में एविडेंस करानी है, उसको लेकर के हम न्यायालय के समक्ष आपकी जो बात है, आपका जो पक्ष है, अगर वादी है तो उसके अनुसार, परिवादी है तो उसके अनुसार हम अपने पक्षकार का मजबूती के साथ, प्रभावी तरीके के साथ, कानून की धाराओं के अनुसार और कानून की मंशा के अनुसार वहां रखते हैं। उसमें जो ये आम धारणा आजकल बनी हुई है कि झूठ, उसका सीधा अगर बात करें तो हमारा झूठ से क्या लेने देना। जिन लोगों को हम नहीं भी जानते वो लोग आके संपर्क करते हैं कि वकील साहब ये मामला है, तो हम उसकी बात को सुन करके उसकी पैरवी करते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि इस तरह की अफवाहों में ना आए। इस तरीके का हमारे यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं। हम तो पक्षकार की जो बातें हैं उनके साथ न्यायालय में उनका पक्ष। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वकील जो है वो कहीं ना लोगों उसके को साथ कहीं ना कहीं विपरीत चीजें हो रही हैं, तो उसको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं क्योंकि झूठ न्याय तो एक के पक्ष में होगा। सर वकील साहब, अब अंतिम रूप से हम एक अगला सवाल करते हैं। आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे वकालत में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उनके लिए थोड़ा सा गाइड कीजिए कि वो क्या करें। जो बच्चे +2 में हैं या फिर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो किस तरह से वकालत के क्षेत्र में आ सकते हैं। आप थोड़ा सा उनके लिए मार्गदर्शन कीजिए। वकालत एक सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है जी। इसके साथ साथ आप अन्य सभी माध्यमों के साथ जुड़कर आसानी से, जिनके अंदर सेवा का भाव है, जज्बा है, वो वकालत के साथ साथ समाज सेवा कर सकते हैं। जो भी आपके अंदर सेवा का भाव है उसको साकार कर सकते हैं। एक 2 तरीके से अपन लॉ के अंदर एडमिशन लेते हैं। एक तो 12वीं करने के बाद 5 ईयर का यानी 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है, वहाँ आप ग्रेजुएशन के साथ में लॉ कर सकते हैं। नहीं, 12वीं के बाद ही कर सकते हैं। 12वीं के बाद ही वहाँ 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उसमें एडमिशन लेने के बाद। दूसरा है BA के बाद ग्रेजुएशन, वहाँ BA के बाद 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। जिन जिन यूनिवर्सिटी में लॉ का पाठ्यक्रम है वो समय समय पे अपने आवेदन मांगती हैं, यानी वैकेंसी जो निकलती हैं एडमिशन के टाइम, उनके अनुसार अपन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ कट ऑफ के साथ वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद परीक्षाएं अपन कानून, जो भी पाठ्यक्रम है हमारा 5 वर्ष का या 3 वर्ष का, उसके बाद आप जिस भी स्टेट के मेंबर बनना चाहते हैं या जिस स्टेट के निवासी हैं, वहाँ की बार काउंसिल आपका रजिस्ट्रेशन करेगी। आपको वहाँ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। लेकिन अब एक नया नियम 2010 के बाद और शुरू कर दिया है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो भारतीय विधिज्ञ परिषद है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको कह रहे हैं, ये होता क्या है, कई बार परीक्षाएं अपन ने पास कर ली और एनरोलमेंट भी करा लिया, लेकिन वकालत नहीं कर पा रहे हैं या उस तरीके, तो उसको एक अच्छे तरीके से प्रभावी बनाने के लिए कि वो ही उनकी मंशा को देखते हुए कि अगर आप वास्तव में कानून में आना चाहते हैं, कानूनी सेवा में आना चाहते हैं, तो उस परीक्षा का एक मतलब फिल्टर लगा दिया है उसके अंदर, जिससे हम लोग और मेहनत करें ताकि एक क्रीम जो है क्रीम निकल के मिल सके। अच्छे पारखी जो है संविधान के और कानून के, वो हमें मिल हर सके। 6 महीने में उस परीक्षा का आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, जिसमें जो लोग कानून लॉ का पाठ्यक्रम पास कर चुके हैं वो उसको एग्जाम देने के बाद, उत्तीर्ण करने के बाद आप आराम से किसी भी जगह वकालत कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आप हमारे मंच पर आए, आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये थे विचार क्रांति के मंच पर एडवोकेट पवन प्रधान जी, जिनके साथ आज
जुडिशरी के संबंध में काफी चर्चाएं हुई और मैं आप सबसे पुनः यह निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को, जो कि ज्ञानवर्धक है, विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा इस फेसबुक पेज को फॉलो करें और अन्य लोगों तक भी ऐसे ही शख्सियतों से आने वाले ज्ञान को आगे पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। विचार क्रांति के मंच से मैं मुकेश जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।